ये सरकार अपने पूरे 4 साल के कार्यकाल में टोटली फेल है। यहाँ से आप जाइए अंबिकापुर, आपको खुद पता चल जाएगा। सड़कों में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है, खुद पता नहीं चलेगा। गर्दा खा के जाते हैं, वकील साहब का आत्मा जानता होगा, उनसे पूछ लीजिएगा। एक तरफ रिपेयर होता है, दूसरी तरफ उखड़ता जाता है, ऐसी रिपेयर होना चाहिए। ये बारिश की बात। मैं बीजेपी के कार्यकाल का बता देता हूँ कितना काम हुआ। प्रतापपुर विधानसभा में 200 करोड़ का तो पुलिया केवल बना है। तो फिर आपकी अपनी उपलब्धि क्या है? हमारी उपलब्धि ये है कि हम इनके कार्यों को बढ़ा रहे हैं और तेजी से बढ़ा रहे हैं, 4 गुना तरीके से बढ़ा रहे हैं। चाचा जी बुढ़ा गए हैं, उम्र का असर को हो गया है, समझे ना। मेडिकल कॉलेज पूरा सरगुजा जानता है कि किसके समय में सेंक्शन हुआ। पर्टिकुलर व्यक्ति का आमदनी जो बढ़ा है हमारी सरकार में, वो किसी सरकार में आज तक इतनी आमदनी पब्लिक का नहीं। उपचुनाव मुख्य तौर पर देखिए, किसी भी स्टेट में आप जब जाएंगे तो सरकार का ही होता है। किसी भी स्टेट में आप देखिए, आप 11 महीना का इंतजार कीजिए ना, उसके बाद देखिएगा क्लीन बोल्ड कैसे। तो रात में सपने आते थे। इतना ही सत्ता लोलुप पार्टी है जो सामने बैठी हुई है। 15 साल जब सत्ता चला गया इनका, तब ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब इनको दिन में सपना आ रहा है कि हम क्लीन बोल्ड। महाराज साहब जो टी.एस. सिंहदेव हैं, उनको सरगुजा की जनता मुख्यमंत्री के नाम पे वोट दी थी। उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है, चिट्ठी को पढ़ लें। पहला 5 साल था इनका तेल नहीं, अब खाड़ी से और तेल मिलेगा बाड़ी से। पूरा 5 साल जेट्रोफा का भ्रष्टाचार में हमारा जो है 2008 से पहले का विषय था, उस पर जनता ने मोहर लगा करके संपूर्ण बहुमत से दोबारा सत्तासीन किया। कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जब जानते हैं कि अब नाचने नहीं आ रहा है तो वो हम किसी पर दोषारोपण कर देते हैं। इनको यथार्थ जनता से डर हो गया है। अब बहाना ईडी आज से है। आपको मालूम होना चाहिए कि पेट्रोलियम का जो ONGC है उसको बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, एरोड्रम बेच रहे हैं। ये तो प्राइवेटेशन कर रहे हैं, तो बनियावादी पार्टी है। सीधा प्रधानमंत्री जी अगर बोलेंगे, प्रधानमंत्री जी भी बोलेंगे तो वो क्यों नहीं बोल सकते? देखिए, प्रधान आपको जो जनादेश सही काम कर रहे हैं तो ऑडिट कराने में परेशानी किस बात होता ही है। हर पैसे का बिना ऑडिट का एक छोटी सी भी संस्था। जब 2018 में शराब की दुकान 700 थी और आज है 1491 शराब की दुकान। इन्होंने वादा किया था कि हम शराब बंदी करेंगे, फिर डबल कैसे खुल गया शराब? तो अपराध स्वाभाविक सी बात है बढ़ेगा। नमस्कार, दिलेश देवांगन नाम है मेरा और आप सभी का DD YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज 17 दिसंबर है और आज छत्तीसगढ़ सरकार गौरव दिवस के रूप में मना रही है। चूँकि 4 साल हो चुके हैं और 4 साल में क्या कुछ उपलब्धियाँ रही हैं, इस विषय पर बात करेंगे। और आज पूरा मुद्दा है वो महाबहस का है। चूँकि मेरे सामने आज BJP के तमाम बड़े दिग्गज वाड्रफनगर क्षेत्र के लीडर हैं, कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज वाड्रफनगर क्षेत्र के भी हैं, और पक्ष और विपक्ष का आज महामुकाबला होगा, महाभिड़ंत होगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 4 साल पूरा आज हो चुका है वर्तमान सरकार को, और 4 सालों में कितनी उपलब्धियां हासिल की है और क्या कुछ खामियां हैं, खामियों को बताने के लिए और उसका पक्ष रखने के लिए विपक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए इस महाबहस की शुरुआत करते हैं और चलते हैं सीधे सत्ता पक्ष के लीडर से और शुरुआत करते हैं। चूँकि गौरव दिवस मनाया जा रहा है और गौरव दिवस में कितना गर्वान्वित है जनता, ये जानने का प्रयास करते हैं। बहुत स्वागत है DD YouTube चैनल पर। और बताइए, आज गौरव दिवस है, गर्वान्वित है यहाँ की जनता? छत्तीसगढ़ की जनता पिछले 4 साल की जो सरकार में हमारी उपलब्धि है उसमें काफ़ी उत्साहित है और उनके मनोबल बढ़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि इस सरकार ने 4 साल में मूल छत्तीसगढ़ की परंपराओं को और इसके जो रीति रिवाज हैं और इस सब को इतना बढ़ावा दिया है कि लोग अपने आप में काफ़ी गौरवान्वित है। अभी देखिए, आप लोगों ने छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेल करा के, जो खेल हम लोगों ने बचपन में खेला करते थे उसको उन्होंने जागृत करके अभी काफ़ी जो खेल विलुप्त हो रहे थे उसको भी उन्होंने शुरुआत करके काफ़ी लोगों का उत्साह बढ़ाया है। और बहुत से तीज त्यौहार जिन पर छत्तीसगढ़ की ऐसे त्यौहार थे जिनमें छुट्टियां नहीं मिलती थी, उसका भी मान सम्मान बढ़ा के छत्तीसगढ़ मान सम्मान बढ़ा है, उत्साह बढ़ा है। आइए प्रतिक्रिया लेते हैं। कितना साफ तौर पर कहा जा रहा है कि मान सम्मान यहाँ की जनता का बढ़ा है, उत्साह बढ़ा है और वर्तमान सरकार से जनता काफ़ी खुश है? ये सरकार अपने पूरे 4 साल के कार्यकाल में टोटली फेल है। डेवलपमेंट के नाम पे पूरा फेल है। यहाँ से आप जाइए अंबिकापुर, आपको खुद पता चल जाएगा। सड़कें हैं, सड़कों में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है, खुद पता नहीं चलेगा। गर्दा खा के जाते हैं, वकील साहब का आत्मा जानता होगा, उनसे पूछ लीजिएगा।
अंबिकापुर हो सकता है कि ज़िला भाई बलरामपुर हो गया तो कम आना जाना है, लेकिन पार्टी की बैठक में जाते होंगे तो पूछिएगा उनसे। हैं, गौठान के नाम पर, खाली गौठान के नाम पर घेराबंदी है, तार गायब है, छत गायब है, गाय तो खैर है ही नहीं, लेकिन गोबर खरीदा रहा है, ये सरकार है। तो इस सरकार को मैं 0 नंबर देता हूँ। 0 नंबर मिल रहा है। हम जानना चाहेंगे, सड़कों का हाल बदहाल है और आप कहते हैं कि जनता गर्वान्वित महसूस करे, धूल गर्दा खा रही है। सड़कों का रिपेयरिंग का कार्य चालू है और इसका स्टेट हाईवे का टेंडर हो चुका है और टेंडर अवार्ड पारित हो चुका है, जो बिलासपुर से बनारस रोड बनना है और इस पर काम अतिशीघ्र चालू होना है। रिपेयरिंग का काम चालू है। बारिश के समय में बारिश के पानी के चलते गड्ढे, चूँकि डामर का काम बारिश के समय में नहीं होता है, उसके लिए सूखा सीजन ही उपयुक्त समय होता है। तो बारिश समाप्त हो चुका है और टायरिंग का काम प्रारंभ। रिपेयर की बात करते हैं, एक तरफ रिपेयर होता है, दूसरी तरफ उखड़ता जाता है, ऐसी रिपेयर होना चाहिए। ये बारिश की बात है। बारिश में रिपेयर के चलते जो है, बारिश के समय पे जो रिपेयर हुआ, चूँकि जो डामर होता है बिटुमिन, उसमें कॉम्पैक्शन तभी आता है जब सूखा सीजन होता है। अगर बारिश के समय, चूँकि बारिश के पूर्व रोड ख़राब था, उसको तत्काल में रिपेयर करना ज़रूरी था, तो बारिश के समय में ही रिपेयरिंग करा, जिससे उसमें पानी चला गया और सील कोट नहीं होने की वजह से रोड टूटा। उसको पुनः रिपेयर करके अब नए तरीके से बिटुमिन से रोड को डामरीकरण का चालू, नए तरीके से रोड का रिपेयर हो रहा है। फिर शिकायतें क्यों? रोड का रिपेयर करते करते 4 साल बीत गया इन लोगों का कार्यकाल, रिपेयर नहीं कर पाए तो नया क्या बनाएंगे। पूरा क्षेत्र में आप देख लीजिए, कोई बड़ा निर्माण कार्य का विकास हुआ होगा तो बताइए, एक आध बड़ा काम बताएं कि जो हम बहुत बड़ा पुल पुलिया बनवा दिए हों, बहुत बड़ा अच्छा कार्य कर दिए हों। कोई भी अच्छा कार्य इन लोगों क्षेत्र के लिए बता दें कि 4 साल में किए हों, एक भी। अब मैं बीजेपी के कार्यकाल का बता देता हूँ कितना काम हुआ। कम से कम इस क्षेत्र में प्रतापपुर विधानसभा में 200 करोड़ का तो पुलिया केवल बना है एक लाइन से। 5 सालों में, जैसे आप ले लीजिए, झापर का बहुत बड़ा पुलिया बन गया, गोबरदहा का बहुत बड़ा पुलिया बन गया, गोवर्धनपुर का बहुत बड़ा पुलिया बन गया, आप कछिया ढरिया मानपुर हल्का गढ़ौली बकास। ठीक है, 200 करोड़ का सिर्फ पुलियों का निर्माण हुआ है। 4 साल हो गए, कांग्रेस ने तो कहीं नहीं किया। विकास का एक मॉडल होता है, सत्ता किसी की भी हो। पुल पुलिया का, जो भी पुल पुलिया बन रहा है और जिसका उद्घाटन हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे विपक्षी जो बैठे हुए हैं, इनके सरकार का भी योगदान है। मैं तो इनको भी उसका श्रेय देता हूँ। जो हम कार्य कर रहे हैं, इस कार्य को करते करते अगर हम बाहर हो गए तो इस कार्य का भी उनको उद्घाटन करेंगे तो हमको उनको भी श्रेय देना होगा। ये तो जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश से, तो चारों तरफ जो विकास थी वो माननीय जोगी जी चालू किए, उसको आगे बढ़ाए रमन सिंह जी, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं कौन? भूपेश बघेल जी। सुविधा मिले, इतना पुलिया बना है यहाँ चारों तरफ, अभी रोड बन रहे हैं नए, नया आत्मानंद स्कूल खुल गया पूरे इस तहसील में। तो बीजेपी की सरकार की उपलब्धियों को आप अपने झोली में लेंगे? हम क्यों झोली में? वो तो एक प्रक्रिया है, चलती रहती है, सरकार का कार्य है वो करना, पब्लिक के लिए सुविधा बढ़ाना। हमारा भी श्रेय है, उनका भी श्रेय है। वो ये नहीं बोल सकते कि हमने कुछ नहीं किया, हम ही ने सब किया। यही तो बीजेपी और हमारे में फर्क है। तो ये आप बड़ा दिल रख रहे हैं? नहीं, है ही बड़ा दिल, है ही बड़ा दिल। ये सच्चाई है। जो कार्य हम अभी कर रहे हैं, अगर उसको हम अधूरा छोड़ के जाएंगे तो हमारे सामने भाई बैठे हैं, यही ना करेंगे उसको। तो फिर आपकी अपनी उपलब्धि क्या है? हमारी उपलब्धि ये है कि हम इनके कार्यों को बढ़ा रहे हैं और तेजी से बढ़ा रहे हैं, 4 गुना तरीके से बढ़ा रहे हैं। देखिए, मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं हम, चालू हो गया। हमारे यहाँ कॉलेज खुल रहे हैं, रघुनाथ नगर में खुल गया, चलगली में खुल रहा है, डौरा में खुल रहा है, आत्मानंद मीडियम स्कूल खुल रहा है, सारे स्कूलों का उन्नीकरण हो रहा है, मैदानों का समतलीकरण हो रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में देख लीजिए, बाजार के अंदर तक हम पहुंच बना रहे हैं। चलिए, आपके सवालों का जवाब देना चाह रहे हैं पुरंजय जी। जी देखिए, चाचा जी बुढ़ा गए हैं, उम्र का असर को हो गया है, समझे ना। मेडिकल कॉलेज पूरा सरगुजा जानता है कि किसके समय में सेंक्शन हुआ। और जो कह रहे हैं कि देखिए, अब हम लोग ब्लॉक स्तर के लोग हैं, मतलब ब्लॉक की बात होनी चाहिए। 47 से लेकर के आज तक 58-60 साल कांग्रेस पार्टी का रहा है, 15 से 20 साल भाजपा का रहा है। 3 हाई स्कूल इनका दिया हुआ है,
बर्ती कला, वाड्रफ नगर, पंडरी और 2 आत्मानंद हाई स्कूल, 2 या 3 अभी है, ये 6। इसके अलावे जो आपका 28-29 हाई स्कूल पूरा अगर ब्लॉक में दिखता है, उसमें 25 से 26 हाई स्कूल भारतीय जनता पार्टी का किया हुआ है। काम ये होता है, समझे ना, काम ये होता है। ऐसा नहीं, आपको एहसास होना चाहिए कि आपका जो सिटिंग एमएलए है वो छत्तीसगढ़ सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है। हमको वो चाहिए। हम लोगों ने इस 10 साल कैबिनेट मिनिस्टर का आपको दिया, अचीवमेंट क्षेत्र जनता को दिया है, हमको वो चाहिए। आज हमारा एमएलए कैबिनेट मिनिस्टर है, 4 साल हो गए। आपको कुछ एहसास होता है? आपको नया काम कोई सैंक्शन हुआ होगा? नया काम कुछ भी सैंक्शन नहीं हुआ है। चलिए जवाब लेते हैं। बात छत्तीसगढ़ गौरव से शुरू हुआ था, लेकिन पहुंच गया विधानसभा पर कि हमारे माननीय जो मंत्री जी हैं, जो हमारे विधायक हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी आप लोगों को ये पता है कि रघुनाथ नगर में नया तहसील का निर्माण हुआ। जो पब्लिक आते थे वाड्रफ नगर 60-70 किलोमीटर से, उनको आज रघुनाथ नगर में तहसील बनने से सुविधा हो गया। अभी हमारे खलील भाई साहब ने कहा कि रघुनाथ नगर में कॉलेज भी बन गया। अभी हॉस्पिटल सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है 30 बिस्तर का रघुनाथ नगर में ओपनिंग हुआ। ये देखिए, इन लोगों का कहना है कि हम पुल बना दिए गोवर्धनपुर में, हम पुल बना दिए पशुपतिपुर में, तो हम बना दिए झापर में। बेशक आपने पुल का निर्माण किया, हमारे खलील भाई साहब ने स्वीकार भी किया कि हाँ जो कार्य हुआ है, जो दिख रहा है उसे स्वीकार कर, लेकिन जो व्यक्तिगत आमदनी, जो पर्टिकुलर व्यक्ति का आमदनी जो बढ़ा है हमारी सरकार में, वो किसी सरकार में आज तक इतनी आमदनी पब्लिक का नहीं हुआ है। उसका कारण है कि धान हम ऊंचे रेट पर खरीदे। पूरे भारत के किसी भी राज्य में इतने दर पर धान खरीदी नहीं होता, उसकी रेट आपको मालूम है। उसके अलावा हम गोबर खरीद के लोगों का आमदनी बढ़ाए, स्व सहायता समूह महिलाओं को आमदनी बढ़ा, तो हम व्यक्तिगत आमदनी भी बढ़ाए हैं लोगों को। चलिए ठीक है, आमदनी आम जनता को वास्तव में हुआ है या नहीं, ये जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपने मुद्दा बहुत बढ़िया छेड़ा है कि व्यक्तिगत आय में वृद्धि हुई है या नहीं, जानते हैं। कमलेश परमार जी खासा जानकारी रखते हैं, बताइए, अगर व्यक्तिगत आय में वृद्धि नहीं करेंगे, आम लोगों का निजी लाभ नहीं होगा, तो पुल पुलियों से क्या होगा? देखिए, सड़क, बिजली, पानी जो है ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें किसी सरकार के अंक को आंका नहीं जा सकता। मूल बात है कि हम 4 साल पहले जनता से क्या वादा करके सरकार में आए थे, ऐसा क्या हम अपना घोषणा पत्र जारी किए थे, उस घोषणा पत्र के आधार पर हम कितना उसमें काम किए, कितना नहीं किए। आज चाहे युवा शिक्षित बेरोजगार हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, हर वर्ग के लोग आज ठगे जा रहे हैं। जो कह करके हम आए थे वो पूरा नहीं किए। उनका घोषणा पत्र उन्हीं से पूछ लीजिए को कितना काम किए, उसमें वही बता दें। आज जो ये लोग गौरव दिवस मना रहे हैं, हम तो उसको जो है गर्त दिवस के रूप में देखते हैं, और जनता शर्मसार हो रही है इनके घोषणा पत्र को पढ़ के। गर्त दिवस के तौर पर बीजेपी देख रही है, क्या कहेंगे? असल में बीजेपी की सोच ही इसी तरीके की है, और ऐसी सोच पे जो है अपन कुछ विशेष नहीं बोलेंगे। हम सिर्फ इस बात के लिए आगे बढ़ेंगे कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में, मजदूरों के क्षेत्र में, बेरोजगार युवाओं के क्षेत्र में, इन सारे क्षेत्रों में हमने काम किया है। और अभी हमारा 4 साल हुआ है। ये जो उपलब्धि अपनी गिना रहे हैं, ये 15 साल की बात थी। हमने 4 साल में जो किया है वो इन्होंने 15 साल में उतना भी नहीं किया था। भगवान चाहेगा, जनता की मर्जी होगी, जनता को अगर लाभ मिल रहा होगा, हमारी सरकार दोबारा आएगी, जिसका विश्वास है हमको, और हम आगे इसी तरीके की उपलब्धि ऐसी है कि दोबारा सरकार बनेगी। जितना आप लोगों ने 15 साल में नहीं किया, 4 साल में करके दिखलाया है कांग्रेस ने। तो वाड्रफ नगर में ही यहाँ जो बाईपास है, बाईपास बिल्कुल जस का तस उसी तरह का पड़ा हुआ है। 4 साल पूरा बीत गए, एक बाईपास नहीं बन पाया। उसके साथ साथ हमारे यहाँ एक पार्क भी सैंक्शन था, वो भी जस का तस उसी तरह पड़ा हुआ है। 4 साल पूरा बीत गया, विकास कहाँ है वो तो दिखाई वास्तव में नहीं दे रहा है। लेकिन ये भाई नाम गिना रहे हैं, अच्छी बात है, नाम गिनाएं, लेकिन विकास बिल्कुल बंद है, कहीं से विकास है ही नहीं। विकास बंद है, लेकिन मैं थोड़ी सी प्रतिक्रिया लेना चाहता हूँ। विकास बंद है, फिर भी 5 उपचुनाव जीत गए। उपचुनाव मुख्य तौर पर देखिए, किसी भी स्टेट में आप जब जाएंगे तो सरकार का ही होता है। किसी भी स्टेट में आप देखिए,
पूरे देश में भी कई उपचुनाव हुए हैं ना, तो मुख्य तौर पे सरकार का ही होता है। आप 11 महीना का इंतजार कीजिए ना, उसके बाद देखिएगा क्लीन बोल्ड कैसे होते हैं। क्लीन बोल्ड का जवाब लेते हैं। क्लीन बोल्ड हो जाएंगे आप? देखिए, अब इनको सबको तो रात में सपने आते थे। इतना ही सत्ता लोलुप पार्टी है जो सामने बैठी हुई है। 15 साल जब सत्ता चला गया इनका, तब ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब इनको दिन में सपना आ रहा है कि हम क्लीन बोर्ड हो जाएंगे, जबकि अपनी छत्तीसगढ़ की सम्मानीय जनता इनको क्लीन बोर्ड ही कर दी। अब जब भी ये हमारे सामने आते हैं तो हम इनसे दुगना वोट पा रहे हैं उपचुनाव में। अभी तक एक भी उपचुनाव ये जीते नहीं। तो उपलब्धि का मसला है। बाकी चीज़ें जो बोल रहे हैं, देश में सबसे ज़्यादा आय व्यक्तिगत आय छत्तीसगढ़ में है। बेरोजगारी दर सबसे कम छत्तीसगढ़ में है। आपको मालूम है इस बात में? 15,000 करोड़ रुपया का दान सहायता किसानों और मजदूरों को मिल रहा है। ये सरकार की उपलब्धि है। 2 लाख से ज़्यादा बच्चे कुपोषण से बाहर निकल गए और 11 लाख स्त्रियों को एनीमिया से मुक्ति मिला है। 90 लाख से ज़्यादा लोगों को घर पर गुणवत्ता परख चिकित्सा उपलब्ध कराया जा रहा है। 2218 नई औद्योगिक इकाइयाँ ऐसे ही लग गई छत्तीसगढ़ में। 247 आधुनिक विद्यालय ऐसे ही बन गए। 2.5 लाख विद्यार्थियों का प्रवेश हो गया उसमें। ये साहब बोल रहे थे अभी कि स्कूल हमारा बनाया हुआ है। 6 जिले बने नए, 77 नया तहसील बन गया। ये उपलब्धि नहीं है? इन साहब लोगों को नज़र नहीं आ रहा है? देश में कुल वनोपज का उत्पादन 74%, उसमें हमारा योगदान है। हम दे रहे हैं देश को। आवश्यक सरकारी दस्तावेज घर में पहुंचा रहे हैं। वनोपज की उपलब्धि आप गिना रहे हैं। वनोपज में कई ऐसी योजनाएं हैं जो पूर्ववर्ती सरकार चला रही थी, जिसका फायदा आम जनता को मिल रहा था। आपने बंद कर दिया? नहीं किया है बंद। कोई भी इनका जो प्रोग्राम है पुराना, किसी को छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट भूपेश सरकार ने बंद नहीं किया। उसको और बढ़िया ढंग से सजा के संवार के प्रस्तुत किया है। सजा सवार करके प्रस्तुत किया गया है। जवाब? दिल को खुश रखने के लिए गरीब ख्याल अच्छा है। राज किए 60 साल, आंकड़ा दे रहे हैं 4 साल का, है ना। कहते हैं कि सभी योजनाओं को चला रहे हैं। आवास कहाँ है? भारत सरकार का आवास जो चल रहा है स्कीम, वो कहाँ है? क्यों रुक गया है? इनके पंचायत मंत्री जो आदरणीय महाराज साहब जो TS सिंहदेव हैं, उनको सरगुजा की जनता मुख्यमंत्री के नाम पे वोट दी थी। उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है? चिट्ठी को पढ़ लें। वो खाली पेपर में आंकड़ा पढ़ के बता रहे हैं, उतने को मत बताएं। उस चिट्ठी को भी पढ़ें कि उन्होंने क्या आरोप लगा के विभाग को छोड़ा था। पूछ लीजिए उन्हें। चलिए जवाब लेते हैं जी। इस देश में सरकार ने जो 60 साल राज्य किया है, एरोड्रम बीजेपी के गवर्नमेंट ने कितने बनाए? मेडिकल कॉलेजेस इन्होंने कितने बनाए? इंजीनियरिंग कॉलेजेस कितने बनाए? रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक, रेलवे लाइन, और ये सब इन्होंने कितना किया? इन सारे आंकड़े जो 60 साल के आज तक जितने इन्होंने परमाणु स्थापना केंद्र बनाए, सारा चीज़ जो किया हुआ है अभी तक देश को विकास की गति पे विकास पे लाने के लिए, वह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का किया हुआ है। आप और जहाँ सवाल छत्तीसगढ़ सरकार का, जो पिछले 15 साल और 5 साल का आकलन है, सरकार जो अभी 5 साल में है, इसके पहले सरकार जो भी थी वो उस समय का कार्यकाल, समय के हिसाब से सरकार अपने विकास का काम करती है। पहला 5 साल था इनका तेल नहीं, अब खाड़ी से और तेल मिलेगा बाड़ी से। पूरा 5 साल जेट्रोफा के भ्रष्टाचार में गया है। आज भी आपको जगह जगह जेट्रोफा है। अगर 1 लीटर तेल जेट्रोफा से निकाल के और देश के प्रदेश के लोगों को अगर इन्होंने प्रस्तुत किया हो तो उसका जवाब दे दें। पहले 5 साल की उपलब्धि इनकी मैं बता रहा हूँ आपको। जवाब ले लेते हैं। देखिए, जेट्रोफा का जो मामला है, तो जेट्रोफा हमारा जो है 2008 से पहले का विषय था। उस पर जनता ने मोहर लगा करके संपूर्ण बहुमत से दोबारा सत्तासीन किया भाजपा को। यानी कि प्लान कहीं ना कहीं सक्सेस रहा, सफल रहा, तब तो हमको वोट मिला, हम सरकार में बैठे दोबारा। ये वो जो है अपनी मैनिफेस्टो पर बात नहीं करते कि आज प्रधानमंत्री आवास योजना पूरे प्रदेश में क्यों रुका हुआ है, गरीब आदमी को पक्के की मकान क्यों नहीं मिल रही है। आज जो वो कह करके आए थे कि युवा बेरोजगारों को हम 2,000-2,500 रुपये देंगे बेरोजगारी भत्ता, वो कहाँ गया। जो बुजुर्गों को बोले थे कि 1,000 महीना हम उनको वृद्धा पेंशन देंगे, वो कहाँ गया। उस पर बात करें मूल रूप से अपने मैनिफेस्टो पर। अपनी मैनिफेस्टो पर आपको बात करना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास खा गए आप। प्रधानमंत्री आवास का कार्य चल रहा है, जो 60% हिस्सा मद का जो पैसा भारत सरकार देती है, वो मोदी सरकार दी नहीं है अभी तक। पहला बात। दूसरा, जेट्रोफा
जेट्रोफा में पूरा पैसा खा गए, उसका जांच आप नहीं करेंगे और उससे 1 लीटर तेल नहीं बना, उसको बोल रहे हैं कि हम जीतने का हमारा कारण जेट्रोफा लगाने का था, इसलिए जेट्रोफा लगाया, इसलिए हम चुनाव जीत गए। उसके दूसरा पंचवर्षीय योजना में इनके यहाँ मालूम क्या चीज़ का घोटाला हुआ था, जिसका आज तक जांच भारत सरकार नहीं कर रही है, वो है चावल घोटाला ना। उसके बाद हाँ, ये कहाँ है, इनके पास इतने दागदार हैं ये कि अगर इनसे जवाब लेने लग जाएं हम तो दिन भर लग जाएगा। चलिए जवाब लेते हैं। अभी हाल ही के एक इंटरव्यू में सीएम भूपेश बघेल जी ने कहा है, एक पत्रकार ने पूछा कि भाई आपको चुनौती बीजेपी से है या ईडी से, तो भूपेश बघेल जी ने कहा दोनों से। तो दोनों से उनको कहीं ना कहीं डर है, मतलब डर इस बात का है कि आप कहीं भी अगर कमज़ोरी आपकी होती है तो आप ईडी सीबीआई भेज देते हैं। देखिए, आप मुद्दा से भटक गए। एक मुद्दा पहले आया था कि इनका जन घोषणा पत्र जो था, इन्होंने अभी कमलेश जी ने आप अपने मुद्दे से मत भटकिए ना, जवाब दीजिए। अब आपका भी जवाब दे रहा हूँ, सीरियली जवाब लीजिएगा तब तो इन्होंने बेरोजगारी भत्ता कहा था मैं 2,500 रुपये प्रति माह दूंगा। इन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका सभी का मानदेय बढ़ाने का बात कहा था। इन्होंने अनेक 36 प्रकार की घोषणा किया था, वो सब असफल रहे। रही बात, आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे बोलिए। आप देखते होंगे कि एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जब जानते हैं कि अब नाचने नहीं आ रहा है तो वो हम किसी पर दोषारोपण कर देते हैं। इनको यथार्थ जनता से डर हो गया है। अब बहाना ईडी आज से है, ईडी आज से चल रहा है, पहले से चल रहा है। तीसरा बात आपको बता देना चाहता हूँ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट वाला हो गया, चाहे मेडिकल के वाला, आप आंकड़ा निकालिए। मैं अभी आपके पास गूगल से सर्च कर रहा हूँ, जितना 60 साल में नहीं था उसे तिगुना बढ़ाया है अभी मोदी सरकार ने। चौथा बात, आप एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि भारत का स्थिति आप विश्व में क्या था। जब मोदी जी नहीं थे इसके पहले कौन सा स्थान रहता था, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे और किसी दृष्टि से हो। आज विश्व में अब मोदी हो रहा है। मोदी का उसका गुणगान विश्व में मोदी हो रहा है, क्योंकि मोदी ने इन 2 कार्यकालों में, ये 2 तो रनिंग है, इसमें इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। ऐसा है कि भाई विनोद जी को पता नहीं है, स्वर्गीय इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी उस समय गुट निरपेक्ष संघ का पूरे विश्व के अध्यक्ष बनी थी स्वर्गीय इंदिरा जी। नेहरू जी नहीं, नेहरू जी के समय गुट निरपेक्ष के अध्यक्ष नहीं बने थे, शामिल थे गुट निरपेक्ष में, लेकिन इंदिरा जी 200 कुछ देशों का प्रतिनिधित्व करती थी और अध्यक्ष बनी थी। तो भारत का मान तो हमारा नेहरू से लेके, अब मैं कहूँ कि इनके यहाँ भी एक प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी जी। अटल बिहारी का समय भी भारत का मान बढ़ा था। मोदी जी जब से आए तब से भारत का मान तो हमेशा गिरते जा रहा है। भारत का मान कहाँ बढ़ा। इन्होंने बेरोजगारी को बोला कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, मोदी जी का कहना था, इन्होंने नौकरी बंद कर दिया। इन्होंने कहा कि हम 15 लाख खाते में देंगे, उन्होंने नहीं दिया। सबसे झूठा तो प्रधानमंत्री जी है, पूरे देश को बेच रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि पेट्रोलियम का जो ONGC है उसको बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, एरोड्रम बेच रहे हैं। ये तो प्राइवेटेशन कर रहे हैं, तो बनियावादी पार्टी है, सीधा बनियावादी पार्टी। मैं एक चीज़ कहता हूँ, जिसे बोले ना कि भाई मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के प्रधानमंत्री थोड़ो हैं। इस चीज़ को ये स्वीकारेंगे कि नहीं कि बीजेपी के प्रधानमंत्री हों? भारत के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। मोदी जी जब विदेश जाएंगे तो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, बीजेपी पार्टी का नहीं करते हैं। एक मिनट सुनिए, जो इसको ये बखान कर रहे हैं, हर प्रधानमंत्री भारत का विदेश में जब जाता है तो रिप्रेजेंट करता है भारत को। और ये हमारा जो प्रधानमंत्री, अब मैं बताता हूँ, अब खोल रहा हूँ, जब मैं नहीं खोलना चाहता था उस बात को, ये अपने एम्बेसी के माध्यम से पूरे भारत जन को एक बड़े से बिल्डिंग के अंदर बुलाते हैं और मोदी 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 का नारा लगवाते हैं। उसमें विदेशी आदमी होता है कि भारतीय होता है, देखें आप उसको, उसका सारा खर्चा भारत सरकार करती है। वही आपके मीडिया में आता है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है मोदी जी से इतना डरती है, जो मोदी जी कहते हैं वही दिखाती है, ओरिजिनलिटी गायब है। जवाब ले लेते हैं, बताइए।
खौफ तो वास्तव में भर दिया है आपने। नहीं नहीं, देखिए आज जो ये लोग गौरव दिवस मना रहे हैं वह छत्तीसगढ़ सरकार का मना रहे हैं, ना कि भारत सरकार का मना रहे हैं। तो आज अगर जो बात हो तो छत्तीसगढ़ सरकार की बात हो, प्रतापपुर विधानसभा की बात हो, समझ गए। शुरुआत आप ही से हो गई है इसलिए। और मूल रूप से जो है, मूल रूप से हम आग्रह निवेदन करते हैं जो सत्ताधारी दल के जो लोग हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि अपने वो चुनावी घोषणा पत्र पर बात करें, वो चुनावी घोषणा पत्र पर बात करें बस। जी जी, देखिए, जहाँ तक डिबेट बाहर ले जाने की बात है, वो डिबेट कोई बाहर ले जा रहा है, वो तो यहाँ ला रहे हैं। हम तो वाटफे नगर ब्लॉक में रखे थे। लेकिन जहाँ तक वो बात है, अभी वकील साहब बोल दिए कि हमारे जवान पिटा रहे हैं। वीडियो क्लिप जारी हुआ है, वीडियो क्लिप जारी हुआ है, वीडियो क्लिप जारी हुआ है, वीडियो क्लिप जारी हुआ है। और आप देख लें, हमारे सैनिक पिटे हैं, पहला बात। दूसरा, और इस तरीके का अगर आरोप है तो 1962 में कौन मार खाया था? ये गलत बात बोल रहे हैं आप। 1962 में कौन हारा? 1948 में जब हमारी फौज पाकिस्तान से जीत रही थी, यूएनओ में कौन लेके गया? इसका जवाब देंगे। फिर ये विषय उतना मत लेके जाइए। वाटफे नगर सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में, और यहाँ की घोषणा, आपका जो घोषणा पत्र था उस पर आप बात कीजिए। ठीक है, वापस आते हैं। अब बातें छत्तीसगढ़ की होगी। आपने बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, रोजगार बढ़ाने की बात कही थी। अभी भी यूथ बेरोजगार भटक रहे हैं और बेरोजगारी भत्ता अभी तक मिला नहीं। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार 2 साल तो कोरोना में बीत गया। फिर रही बेरोजगारी की बात, तो छत्तीसगढ़ सरकार लगातार वैकेंसी निकाल रही है और भर्तियां भी हो रही है। जैसे आत्मानंद स्कूल हो गया, चाहे अन्य विभागों में हमारे जैसे अभी धान खरीदी केंद्र बढ़ा, कोऑपरेटिव बैंक हमारे मंत्री जी छत्तीसगढ़ सरकार ने बढ़ाया, स्कूल बढ़ा, तहसील बढ़े, तो इसमें सब बेरोजगारों की भर्ती होगी। तो हमारे छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का दर बहुत कम है। यहाँ बेरोजगारी दर बहुत कम है। महिला नेत्री विपक्ष में बैठी हुई हैं, प्रतिक्रिया लेते हैं। कांग्रेस सरकार का जो घोषणा पत्र आया था उसमें 10 लाख युवाओं को बेरोजगार देने की बात कही गई थी। लेकिन अभी आप देखेंगे कि बड़े बड़े होर्डिंगों में लिखा गया है कि 5 लाख युवाओं को दिया गया बेरोजगार। लेकिन जब सदन में हमारे विपक्ष के द्वारा जब सवाल किया जाता है तो वहाँ ये 20,000 के आंकड़े पे सिमट जाते हैं। तो इनके द्वारा कोई बेरोजगारी दूर नहीं किया गया है। पर्याप्त बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में बढ़ी हुई है और पूरे युवा पूरे परेशान हैं। आज गौरव दिवस तो मनाने लायक स्थिति नहीं है, काहे कि पूरा छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी बढ़ी हुई है। 20,000 के आंकड़े में ही सिमट जाते हैं। अभी शिक्षा विभाग में 14,000 भर्तियां शिक्षकों की हुई है टेट के माध्यम से, और उनका लगातार उनको जो है नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है और उनको भर्ती में लिया जा रहा है। और जो आत्मानंद स्कूल है, वो इन घोषणा के अतिरिक्त जितने भी आत्मानंद स्कूल है उसमें पूरे में लगभग 20 से 25 टीचर्स का सेटअप पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी स्कूल हैं उनमें किया गया। तो इस तरह से करके 20,000 से ऊपर तो लगभग शिक्षकों की ही भर्ती है। अन्य विभाग की भर्तियों को छोड़कर आंगनबाड़ी में सहायिकाओं का हुआ है, कार्यकर्ताओं का हुआ है, और अन्य सभी विभागों में, तहसील राजस्व विभागों में हुआ है। तो भर्ती की प्रक्रिया अनवरत जारी है। भर्ती इकट्ठा नहीं होता है। जैसे जैसे जहाँ जहाँ का आवश्यकता अनुसार रिक्वायरमेंट हो रहा है वहाँ पर भर्ती प्रक्रिया जारी है और युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। देखिए, अभी जो इन्होंने आंकड़ा किया था, अभी हमारे प्रतिपक्ष के नेता पहले धर्मलाल कौशिक जी थे, इन्होंने क्वेश्चन किया था तो इन्होंने बताया कि मजदूरी, जो मनरेगा का मजदूरी बेरोजगारी दूर कर दिए, वो हम रोजगार लगा दिए। और समूह को, जो समूह का काम चल रहा है, उनको भी हम रोजगार लगा दिए। इन्होंने ये आंकड़ा करके अभी हमारा शकुंतला जी बता रहे थे, 4.5 लाख का आंकड़ा इन्होंने प्रस्तुत किया। लेकिन अभी 20,000 का आंकड़ा इन्होंने देने में पसीना छूट गया कि आप एक्चुअली जो नौकरी देते हो उसको बताओ। 20,000 का आंकड़ा इन्होंने दे पाया। ये आंकड़ा वो सच्चाई पूरा अपना बैनर पोस्टर। अब क्या है कि अब मनरेगा में रोजगार मिल रहा है, तो मनरेगा तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, 20 साल से योजना है। जी जी, ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया वास्तव में है। मनरेगा तो आप नहीं आए थे तब भी चल रहा था। तो मैं उनका बात सुन लिया। मोदी जी, निर्मला सीतारमण जी और इनके केंद्र के मंत्री और सभी राज्य जो, फिर आप केंद्र में ले जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, जो सुनिए तो मेरी बात। और 11 स्टेट में इनके मुख्यमंत्री बैठे हुए, सभी ये बात को बोलते हैं कि मनरेगा भी रोजगार है। हम ही लोग बोल रहे हैं ये बात। मनरेगा में पैसा पब्लिक को नहीं मिलता है,
है कि नहीं रोजगार हो? तो ये आपकी सरकार की उपलब्धि कैसे हो सकती है? कहाँ उनकी उपलब्धि है तो हमारी उपलब्धि क्यों नहीं है? जब वो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि ये मनरेगा अब रोजगार है तो मुख्यमंत्री बोल रहा है तो क्या बुरी बात है भाई? अगर हम बोले तो कुछ नहीं। वो जो बोल रहे हैं वो ठीक है, तो हमसे अलग वो आए हैं ना भाई, हम जो कर रहे थे। नहीं, आप प्रधानमंत्री जी अगर बोलेंगे, प्रधानमंत्री जी भी बोलेंगे तो वो क्यों नहीं बोल सकते? नहीं, प्रधान देखिए, प्रधान आपको जो जनादेश मिला आपको हमसे अलग मिला है, आप अलग अपना बताइए ना भाई। खलील चाचा का बात हम मान लेते हैं, नहीं थोड़ा से देर के लिए मान लेते हैं इनका बात, उसको भी रोजगार माना। उस स्थिति में जितना मोदी जी बोले थे उसके 10 गुना हो गया। पूरे भारत में मनरेगा चल रहा है, पूरे भारत में मजदूरी मिल रहा, रोजगार हो रहा है, उस हिसाब से तो मोदी जी उसे 10 गुना दे दिए। 10 लाख से ज्यादा नहीं तो फिर अगर आप ऐसे बोलेंगे कि नहीं मोदी जी दे दिए, तो मोदी जी से पहले तो मनमोहन सिंह की सरकार ने भी मनरेगा चालू किया था। देखिए, ये उल जुलूल की बात है, उलझाने वाला। सीधा सीधा मैनिफेस्टो पे इनका बात किया जाए, ये आज 4 साल हो गया सरकार का, कहीं भी एक आवास नहीं बन रहा है। इन्होंने विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन में बात किया था कि 65+ जो हैं उनको 1000 रुपये दिया जाएगा और 75 से ऊपर वालों को 1500 रुपये दिया जाएगा। आप पता कर लीजिए, कहीं भी 350 से अगर ऊपर मिल रहा होगा तो ठीक है। युवा बेरोजगार, इन लोगों ने कह रहे हैं कि पूरा नौकरी हम लोग दे दिए सबको, सारे बेरोजगार रोजगार में कर रहे हैं, रोजगार हो गए। आप गांव में पता कर लीजिए, ऐसे कितने युवा हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं। ऐसा कोई भी तो होगा, एक भी तो होगा जिसको इन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया होगा। ठीक है। सबसे बड़ा मुद्दा पेंशन की बातें कही गई। देखिए, जहाँ तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात है, तो इसमें क्या है कि हमारी सरकार इसमें अध्ययन कर रही है ना। अध्ययन करी, निश्चित तौर से लोगों को धैर्य रखना चाहिए। हमारा जो घोषणा पत्र है निश्चित तौर से हम पूरा करेंगे। उसमें अभी तो हम 85% पूरा कर चुके हैं, 15% बाकी है, उसको हम पूरा करेंगे। जो पेंशन है योजना, वो लोगों में बट रहा है, जितना मिल रहा था बंद तो नहीं हुआ है। नहीं, उससे बढ़कर के बात आपने कही थी। बात हमने कही है, हमारे पास पैसा आएगा हम तुरंत बढ़ाएंगे। पैसा कहाँ से आएगा? कहाँ से हम व्यवस्था कर रहे हैं। कहाँ से? कब तक? जब केंद्र वाला नहीं दे रहा है, राज्यांश केंद्र वाला नहीं दे रहा है, आया तुरंत बांटेंगे। चलिए उनसे पूछिए कि राज्यांश उनका कितना है, भारत सरकार के पास कितना लटका है। और जो कहते हैं कि भारत सरकार जो इनसे हिसाब मांगती है, वो हिसाब को क्यों नहीं देते हैं? सरकार तो यही कहती है कि भैया जो पैसा दिए हैं उसका हिसाब दे दो। ये 4 साल से इन लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं। अरे भगवान करे पढ़ते ही रहें। देखिए, जो राज्यांश की जो बात कर रहे हैं, जो सत्ताधारी दल के जो लोग हैं वो बात करते हैं कि केंद्र सरकार राज्यांश मुझे नहीं दे रही है। ठीक है, 24,000 करोड़ रुका या 40,000 करोड़ रुका, इसके पहले जो आपको पैसे दिए गए, क्या उसका ऑडिट आपने कराया महालेखाकार से? क्या उसका हिसाब आपने दिया? इनके जो प्रदेश के जो कलेक्टर हैं, इनके तो काले कमाई कमाने में लगे हुए हैं, टैक्स कमाने में लगे हुए हैं। वो तो जो पैसा सरकार दे रहा है उसका समायोजन ही नहीं हो पा रहा है। जब हिसाब देंगे तो पैसा मिलेगा। ऑडिट नहीं करा रहे हैं, इसीलिए केंद्र सरकार आपको पैसा नहीं दे रही है, ये बीजेपी का कहना है। ऐसा है कि राज्य सरकार को जो राज्यांश मिलता है, हमारे राज्य से अगर 50 रुपये केंद्र को कोयले का जाता है, तो सरकार अपने पैसे का जो हमारा अंश होता है वो देती है। और जो ऑडिट कराना है वो राज्य का अंतरिम विषय होता है। ऑडिट करा के वह केंद्र को इसलिए नहीं दे रही है कि हम ऑडिट, जैसे आपने जो पैसा हमको अलॉट किया है वो हमारे हिस्से का पैसा अलॉट किया है, और हम वो ऑडिट ऑलरेडी जो राज्य महालेखाकार होता है वो इंटरिम ऑडिट करता है और ऑडिट होता है बिना अगर आप सही काम कर रहे हैं, आप जनहित के मुद्दों के लिए, जनहित के लिए वो पैसे खर्च कर रहे हैं, तो ऑडिट कराने में परेशानी किस बात होता ही है। हर पैसे का बिना ऑडिट का, एक छोटी सी भी संस्था है अगर वहाँ कोई आर्थिक कार्यक्रम है तो उसका ऑडिट होता है। यहाँ तक कि एक हमारा जो छोटा सा विद्यालय है, ब्लॉक है, तहसील है, ये सारे जगह के ऑडिट होते हैं। तो राज्य के इतने बड़े फंड का जो ऑडिटर होता है वो राज्य महालेखाकार होता है और ऑडिट होता है। जी, जवाब लेते हैं। शकुंतला सिंह पोर्ते जी हैं, जवाब दीजिए। दरअसल ये कहना है कि ऑडिट तो होता ही है और जो भी उनको राशि मिलती है उनका हक की राशि है, फिर क्यों नहीं दिया जा रहा है?
देखिए, केंद्र सरकार राशि रोक नहीं रहा है। केंद्र सरकार इनसे पूछिए कि प्रधानमंत्री आवास जब यहाँ आया हुआ था, हमारे पास टीएस बाबा जी का भी पत्र है, मैं चाहूँ तो दिखा सकती हूँ। 8 लाख आवास छत्तीसगढ़ में बनने थे, वहाँ से पैसा आया, इन्होंने यहाँ पर क्यों नहीं उसको बनवाया? यहाँ से वो पैसे वापस चले गए। ये खुद यहाँ विकास कार्य नहीं करना चाहते। 8 लाख आवास का मुद्दा है, जवाब दें क्यों नहीं बना रहे हैं? और आपने तो वायदे बहुत किए थे। देखिए, जब तक इन लोग पैसा रोके थे, हमारा जो आवास का पैसा जो राज्यांश जो मिलना था इनसे, इन्होंने जब तक रोके थे तब तक हम अलाट नहीं कर पा रहे थे। अभी आप पता कर लीजिए, जिला पंचायत से अभी 15 करोड़ हमारे इस जिले को अलाट हुआ है। सभी आवास वालों को खाते में जा रहे हैं, पैसा शुरू हो गया बनना सभी। हाँ, आवास का पैसा आ गया। अब चुनाव नजदीक आ रहा है इसलिए बनना शुरू हो गया। नहीं, पैसा आया ना, हमारे पैसा को रोक रखा था इन्होंने। हमारे जीएसटी का कर रोक के रखा था, हमारा राज्यांश रोक के रखा था। ये तो चाहते हैं कि जहां विरोधी सरकार है इनके, क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए हैं, ये प्रताड़ित करते हैं सरकारों को कि ये बदनाम हो, और कोई दूसरा कारण नहीं है। हमारा हक नहीं दे रहे थे, इस कारण से आज देखिए हमने उसके लिए लड़ा। प्रधानमंत्री के पास हमारे मुख्यमंत्री जी गए और सीतारमण जी के पास गए, जो वित्त मंत्री हैं, उनके पास अपनी पक्ष रखा। आज पैसा आया, और पैसा आया आज हमारा बंटना शुरू हो गया। हमने नहीं रोका। हम ठीक है, जवाब ले लेते हैं। पूरे ऑनलाइन व्यवस्था है। आपने जब आर्डर जारी करेंगे ना, तो इनके खाता में ऑनलाइन पूरा दिल्ली से पैसा चढ़ जाता है। आप जारी करिए और दिल्ली से पैसा चढ़ जाता है। आप ऑर्डर जारी करिए। आओ 8, 3, 11, 11.5 लाख कुछ समथिंग 12 लाख आवास रोके हैं, और रोके हैं ये ऑर्डर जैसे करते, यहाँ पे जैसे ऑर्डर करते हैं, सुनिए, जैसे ऑर्डर करते तो ये तुरंत वहाँ ऑनलाइन से इनके खाता में आ जाता है डायरेक्ट। पहला। दूसरा जो अभी बोल रहे हैं तो मोर अधिकार, मोर आवास, मोर अधिकार रोक रखे हैं भूपेश सरकार, उसका मैं अभी जिले का प्रभारी हूँ, और इस विषय में हम लोग का कार्यक्रम, पूरे पार्टी का कार्यक्रम हल्ला बोल चल रहा है। तो अभी क्या किया, अभी ये जो पिछला रोक रखा था, सुनिए, इसमें इनको कुछ मालूम नहीं है, इनको सच्चाई नहीं मालूम है। पिछला जो पैसा रोक रखा था, जैसे ऑर्डर हो गए उनके तीसरा किस्त, चौथा किस्त, 50 किस्त, तीसरा किस्त, चौथा किस्त तक, दूसरा किस्त इन्होंने रोक रखा था, उसको भी ऑर्डर के बाद केंद्र सरकार पैसा दे चुका है। इस पर अभी हम लोग हल्ला बोल कर रहे हैं। तो अभी ये बोल रहे हैं ना, अभी ये भी हल्ला बोल 4 सालों से खामोश था। चुनाव नजदीक है इसलिए चल रहा है। आपसे जवाब ले लेते हैं। देखिए, विपक्षी जो सत्ताधारी दल के जो लोग हैं, वह कहते हैं कि केंद्र सरकार हमको टार्चर कर रही है, हमको बदनाम कर रही है। ठीक है, इसको लेकर के आरोप लगाते हैं कि ईडी और फीडी सब जो है लगा दी है। ये बताएं कि अगर ईडी जिस अधिकारी के पास जा रहा है, तो क्या उसके अलमीरा में 100 करोड़ खुद डाल रहा है या पैसा उनका मिल रहा है? अगर वह पैसा मिल रहा है तो उसका 1 नंबर का हिसाब क्यों नहीं आ पा रहा? सीएम भूपेश बघेल जी ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि जब आपकी महाराष्ट्र में सरकार नहीं थी तब तो वहाँ खूब छापे चल रहे थे, और अब आपकी सरकार साठगांठ की सरकार हो गई है, छापे बंद हो गए हैं, कोई खबर नहीं। भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो सरकार किसी की हो, चाहे वो किसी का नेता हो। इनको कौन रोका है? ये क्यों नहीं करते हैं? ये अभी सारा पावर तो आपके। एक मिनट, अभी ये बोल रहे थे कि जो नांद घोटाला है, अभी ये नांद घोटाला का मुद्दा उठाए थे कि नांद घोटाला का जांच जो है केंद्र सरकार ने रोक रखा है। अरे बाबा, राज्य सरकार का मामला केंद्र सरकार कैसे रोक रखेगा? उसको जांच कराओ, जेल भेजो। ये भ्रष्टाचार के पैसे जिसके जगह पे होंगे, जांच होगी और होनी भी चाहिए। फिर आपत्ति किस बात के लिए? देखिए, जिनसे आप अभी बात कर रहे थे, विनोद बाबू से, ये कांग्रेस के बड़े नेता थे जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। ये जितने उनके साथी बैठे हैं यही गाली देते थे मंच पे उनको कि सबसे भ्रष्ट अध्यक्ष उपाध्यक्ष है वो। लेकिन ये तो वाशिंग मशीन है, बीजेपी में ज्वाइन कर लिए, अभी उन्हीं के साथ बैठ के भ्रष्टाचार पर चर्चा कर रहे हैं। ये प्यूरिफाई हो गए। अब चलिए जवाब लेते हैं। देखिए, अरे भैया, तो अगर इतने मतलब हम लोग के यहाँ सब कुछ, हम लोग इतने बड़े गंगा हैं कि यहाँ कोई भी नहाता है तो धुल जाता है। आपको कौन रोका है? आप भैया जाइए। आप भी क्यों नहीं आ जाते? अपन गंदे नहीं है कि वहाँ जाके अपने को धोना है। जो गंदे हैं वो घुस के जाके अपनी गंगा जल में शुद्धि। चलिए ठीक है, व्यक्तिगत टिप्पणी से परे थोड़ा सा महिला की मुद्दा चूँकि होनी चाहिए, और महिलाओं की बातें तो सबसे पहले होनी चाहिए, लेकिन बारी बारी से चूँकि मुद्दा छिड़ चुका था आवास को लेकर के। लेकिन आपने कहा कि आप महिला होने के नाते छत्तीसगढ़ में जो महिलाओं की स्थिति है उस पर बोलना चाहती हैं। जी,
छत्तीसगढ़ में महिलाओं की स्थिति सरकार जब से आई है कांग्रेस की बहुत दयनीय है। आए दिन अपराध बढ़े हुए हैं। हर दिन छत्तीसगढ़ में 3 बलात्कार हो रहे हैं। और आपको बताना चाहूँगी कि हमारे छत्तीसगढ़ में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसने महिलाओं को आगे बढ़ाया था। समूह के माध्यम से उनको रोजगार दिया गया था। रेडी टू ईट का काम महिलाएं करती थीं। लगभग 22,000 महिला बहनों का रेडी टू ईट का कार्य इस सरकार ने छीन लिया और उस कार्य को उठा करके बीज निगम को दे दिया गया है। और बीज निगम पर्याप्त भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। जो पहले महिला बहनें अच्छे से रेडी टू ईट का काम करती थीं, अब वो सब भ्रष्टाचार में बदल गया। जी जी, बहुत बहुत बढ़िया मुद्दा आपने उठाया है, चूँकि महिलाओं का विषय है। और ये एलिगेशंस लगते रहे हैं कि जो आम जनता में महिलाएं जिनको बहुत रोजगार का एक मौका था, आप उनसे उनका हक छीन करके बड़े बड़े उद्योगपति और व्यापारियों को सौंप दिया है। अच्छा, रेडी टू ईट की बात कर रहे हैं, रेडी टू ईट की बात कर रहे हैं कि वो महिलाओं का था। देखिए, महिलाओं के लिए अभी स्व सहायता समूह में जो महिलाएं काम कर रही हैं, अभी भी कई क्षेत्रों में महिलाएं काम कर रही हैं। आपको मालूम होगा कि अभी जो जितने पीडीएस चला रहे हैं उसमें आपको ये देखना होगा कि अधिकांश स्व सहायता समूह महिलाओं का ही है जो चला रही हैं। और गोठानों में जितने स्व सहायता समूह महिलाओं की हैं वो करी। सिर्फ एक रेडी टू ईट की जो बात कर रही हैं, तो रेडी टू ईट में ये अध्ययन किया गया कि महिलाओं के नाम पर पुरुष वर्ग उसमें हावी होके महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। इसलिए सरकार ने उसका एक अध्ययन करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया है, उसको क्लोज करके दूसरे संस्थाओं के माध्यम से पोषक आहार का वितरण करवा। पोषक आहार का वितरण तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसा बोलिए। उसमें दूसरा एक और कारण था कि जैसे रेडी टू ईट का जो एक मापदंड था कि उसमें पोषक आहार की क्या स्थिति किस रेशियो में बननी चाहिए, तो चूंकि जो भी बनाने वाले लोग थे वो टेक्निकल नहीं थे, इसलिए उसमें पोषण आहार का जो रेशियो जो था वो भरपूर पोषक मानक दर के अनुसार से तैयार नहीं होता था। इसलिए उसको अलग अलग की जगह करके किसी एक यूनिट या एक लेकिन अगर ठीक है वो क्वालिटी नहीं आ रहा था, मान लेते हैं, लेकिन अगर जिससे हजारों लोगों का रोजगार चल रहा हो तो उनको प्रशिक्षित भी तो किया जा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं जो आरोप लगते हैं वो तो सही है। सवाल है कि रोजगार के मुद्दे पर स्वास्थ्य से समझौता तो नहीं किया जा सकता है ना, क्योंकि उससे गर्भवती महिला और बच्चे के स्वास्थ्य का संबंध है। रोजगार तो फिर भी स्व सहायता समूह को बना करके गोठान के माध्यम से आपको ग्रामीण जैसे इंडस्ट्रियल पार्क बनाया गया है, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल पार्क बनाया गया है। महिलाओं को तो रोजगार दिया गया, उनको रोजगार से तो अलग किया नहीं गया, क्योंकि अगर जिनसे लिया गया उनका गोठान के माध्यम से वो संलग्न है। कोई तेल मशीन चला रहा है, कोई हालर मतलब राइस मिल चला रहा है, कोई फल उद्यान लगाया हुआ है, कोई सब्जी लगाया हुआ है। सारे लोग उसमें ढाबा का भी जो है ऑप्शन है उनके लिए, तो रोजगार से तो जुड़े हुए हैं। क्योंकि स्वास्थ्य का मुद्दा था, इसलिए उसको तकनीकी रूप से एक प्रयोगशाला के माध्यम से उसको तैयार कराया। तकनीकी रूप से उसको उसमें क्वालिटी। जी जी जी, आप बोलना चाहते हैं। पहले भी नमूने जाते थे, उसका रिपोर्ट आता था दिल्ली से, सारा चीज़ सब सिस्टम में ठीक था, सारे महिलाएं काम कर रही थी, उसमें कोई बिचौलिया या वैसा कुछ भी नहीं था। और जो कांग्रेस सरकार पूरे महिलाओं को बेरोजगार कर दी। ठीक है, अन्य समूहों को अलग अलग काम मिला है, लेकिन जो अभी जो रेडी टू ईट चलाते थे सारे महिला बेरोजगार हो गए हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, थोड़ा सा जवाब ले लेते हैं। मैडम भी बताइए कि अगर महिलाओं का विषय है तो सरकार ये क्यों कर रही है, आपके दृष्टि से क्या लगता है? मेरे दृष्टि से तो सीधे सीधे ये लगता है कि ये सरकार महिलाओं के साथ बहुत बड़ा छल कर रही है। उसको सुधारा जा सकता था, उनको डायरेक्ट उनका रोजगार छीन लेना बहुत बड़ा एक कहा जाए तो महिलाओं के प्रति सरकार के जो कहा जाए सोच अच्छी नहीं है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, महिलाओं पे अपराध के बारे में भी मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ जी, बोले। महिलाओं पे पिछले 4 सालों में, ठीक है, 6000 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं, 6000 रोज आए दिन बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, हत्याएं हो रही हैं। और ये सरकार आज गौरव दिवस मना रही है। इस सरकार को गौरव दिवस मनाने का कोई जी, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अहम मुद्दा। छत्तीसगढ़ में 6000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है और आप गौरव दिवस मना रहे हैं। गौरव दिवस मनानी चाहिए? जवाब चाहिए। 6000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, डेटा रख रही हैं शकुंतला सिंह पोर्ते, भाजपा जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा। पूरे भारत का देखेंगे कि केवल छत्तीसगढ़ का देखेंगे? अपने प्रांतों का देखेंगे कि नहीं देखेंगे? बलात्कार तो एक सामाजिक बुराई है। बलात्कार, इस प्रशासन तो है ही इसमें संलग्न, सामाजिक बुराई है बलात्कार एक। और उसका एक मिनट, उसके ऊपर
सबसे बड़ा चीज़ जो है सवाल उठता है कि उस पर कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही। बलात्कारी जेल गए कि नहीं? बलात्कारी जेल गए कि नहीं, वो जेल में उनको सजाया हुआ, उनका सजा हुआ कि नहीं। सिर्फ जेल ही भेजा जाएगा कि रोकने के लिए, रोकथाम के लिए? बात क्या कर सकते हैं आप? नहीं, रोकने के उपाय किए जा इसके सकते अलावा तो मैं बता रहा हूँ ये सामाजिक बुराई है, इसको समाज के अंदर इसका चर्चा होना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, इस जनता की जन जागृति होनी चाहिए और सरकार कर रही है अपने माध्यम से। ये तो सामाजिक बुराई है, हम ये चाहते हैं कि ये ना हो, मैडम ठीक बोल रही हैं, लेकिन पूरे भारत का अगर रेशियो निकालेंगे, अन्य प्रांतों के निकालेंगे तो ये 26वें नंबर पर। अपराध जो बढ़ रहा है उसका रोकने का उपाय करेंगे तब तो। जब 2018 में शराब की दुकान 700 थी और आज है 1491 शराब की दुकान, इन्होंने वादा किया था कि हम शराब बंदी करेंगे, फिर डबल कैसे खुल गया शराब। तो अपराध स्वाभाविक सी बात है बढ़ेगा। कार्रवाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है उस पर बड़ी चीज़ नहीं है, हम उसको रोकने का क्या उपाय करें, शराब बंदी पहले करें, अपराध ऑलरेडी रुके। पॉइंट है जी, पॉइंट है। देखिए, जहाँ तक शराबबंदी का मसला है, शराबबंदी का घोषणा पत्र में हमने कहा भी था। नोटबंदी नहीं है कि एक रात में बोल दिया। एक हाँ मोनिस भाई ने इसको थोड़ा सा और विस्तृत करने का प्रयास किया है। मैं बता रहा हूँ कि शराबबंदी जिस स्टेट में लागू हुआ, जैसे बिहार, अभी आप तत्कालिक न्यूज़ सुन रहे होंगे कि शराब जो है जहरीली शराब पी के बिहार में कई लोग मर गए, 57 लोग मर गए, जबकि वहाँ शराबबंदी है। सरकार इसलिए शराबबंदी पर एक अध्ययन दल बनाया है, एक आयोग बैठाया है, एक कमेटी बना दिया है कि आप स्टडी करिए कि शराबबंदी करने से क्या जनमानस को नुकसान है और क्या सरकार को नुकसान है, या जिस स्टेट में शराबबंदी है वहाँ क्या शराब नहीं बिक रहा है क्या, जैसे गुजरात की भी बात है। तो ये सब एक अध्ययन कमेटी। नहीं, वो तो ठीक है, ये दुकानें डबल करने की क्या जरूरत पड़ी? हाँ, पूछ लीजिए। शराब बंदी हमारे घोषणा पत्र में है। भाई साहब ने कहा कि शराब ज़्यादा बिकने लगा, इनके मित्र जो थे वो शराब के ठेकेदार थे सब। अभी सरकारी शराब बट रहा है, गुणवत्ता वाला, ताकि शराब से मौत न हो। सरकार के जेरे निगरानी शराब बन रहा है और शराब बिक रहा है, हम उपलब्ध करा रहे हैं अच्छी शराब। इनके यहाँ तो भट्टीदार चला रहे थे। नहीं, दूसरी बात है कि अगर शराब जैसे अगर अपने यहाँ चल रहा है, बिक रहा है, जैसे दुकान बढ़ाने की बात आई, दुकान कम होने से इनके मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से शराब आने लगे। हाँ, इनके आदमी जो है ना इधर बेचने लगे, इसलिए हमने। पहले भी सरकार में बैठे हुए थे लोग, ऐसा नहीं था कि पहली बार सरकार की कोशिश कर रहे थे, पहले 50 साल लगातार अनुभव है ना। तो उस समय नहीं बोलना था इनको कि हम शराबबंदी करेंगे। कह रहे हैं शराबबंदी नोटबंदी नहीं है। अरे काम करने का दमे नहीं है आप लोगों में, कोई कम नहीं कर पाते हैं आप लोग, समझे ना। अरे 700 दुकान था हमारे समय में, उसको कम भी कर सकते थे, 1400 क्यों किए। होम डिलीवरी जो शब्द है वो कोरोना काल में नहीं लोग का दिया हुआ है। दारू जो घर घर पहुंचाने लगे, नहीं गांव की जनता जानती भी नहीं थी कि होम डिलीवरी क्या होता है। होम डिलीवरी हो रहा है जी। हम जिस प्रदेश में रहते हैं वो आदिवासी संस्कृति का प्रदेश है, और यहाँ की आदिवासी जनता जो है वो दारू को एक विशेष रूप से अपने त्योहारों में, अपने मरनी जीनी में उसका इस्तेमाल करती है। तो यहाँ पे तो बगैर सोचे समझे दारू को बंद ही नहीं किया गया। फिर बगैर सोचे समझे, जब यहाँ की संस्कृति, यहाँ के आदिवासियों का जो चलन में है कि उनको घरों में उसका उपयोग होता है, फिर घोषणा पत्र में शामिल करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? घोषणा पत्र में इसलिए शामिल किया गया, जैसे छत्तीसगढ़ में 36 घोषणा बने, जिसमें 26 घोषणाएँ अपन पूरा किए हैं भूपेश जी, और 26 घोषणाओं में पूरा हो चुके हैं और पर अध्ययन चल रहा है, और उस पर भी डिसीजन आएगा और वो भी पूरा होगा। अभी 1 साल हमारे पास 9 महीना बाकी है, 10 और उसको पूरा करेंगे। 10 योजनाएं बाकी कब तक पूरी हो जाएंगी? साल भर के अंदर पूरा हो जाएगा। मैं थोड़ा सा नगर का भी बात करूंगा। इन्होंने वादा किया था कि नगरीय क्षेत्र में हर भूमिहीन को 2 कमरों का आवास दिया जाएगा। पूछ लीजिए इनसे, एक भी दिए क्या आज तक, है ना। इन्होंने बोला था कि प्रत्येक परिवार को हम 1 रुपये किलो चावल देंगे।
आज 10 रुपये वाला क्यों है, वो तो 1 रुपया वाला होना चाहिए। उन्होंने बोला था कि हम रमन सिंह तक को 1 रुपये किलो चावल देंगे, बना है क्या? आज किसी भी परिवार को किसी सारे देखिए, आज 10 रुपये भी लागू है, 1 रुपया भी लागू है। मेरे ख्याल से 10 रुपये को समाप्त करके 1 रुपये में सब सारे लोगों को देना चाहिए, क्यों नहीं दे रहे हैं? और नगरीय क्षेत्र में हमारा आवास की जो घोषणा किए थे भूमिहीन को, क्यों नहीं दिए? नगर पंचायत के अध्यक्ष से ही ले लेते हैं जवाब, चूंकि आप नगर पंचायत में आपकी दायित्व है। बोले आवास की जो बात कर रहे हैं ना, आवास भूमिहीन ना, देखिए अभी नोजल घोषित किया है सरकार, कुछ दिन में पट्टा मिलेगा, जितना जो काबिज हैं उनको पट्टा मिलेगा और आवास भी मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। आज नोजल घोषित हुई हमारे सरकार, जो आज आल छत्तीसगढ़ में नगरीय प्रशासन के लिए जो गरीब तबके के जो हैं उनको कम से कम ज़मीन भी मिलेगा, मकान भी मिलेगा। ये हमारे भूपेश सरकार ने अच्छा उपलब्धि दिया है। 4 साल हो गए हैं, 4 साल में अपनी उपलब्धियां आप गिना रहे हैं और गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। दोबारा सरकार बनेगी, 23 आपकी झोली में आ रही है, 23 में आप गवर्नमेंट बना पा रहे हैं? निसंदेह अगली सरकार हमारी बनेगी और हम चूँकि मजदूरों के मुद्दे पे, किसानों के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे, स्वास्थ्य के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे हमने संतोषजनक कार्य किया है। इससे हम सभी संतुष्ट हैं और आम जनता संतुष्ट है। इसलिए हम आपको आश्वासन देते हैं कि निश्चित रूप से आगामी सरकार हमारी बनेगी। आगामी सरकार फिर से कांग्रेस की बनेगी जी। आप फिर से 5 सालों के लिए गायब रहेंगे? वो कौन कह रहा है? वर्तमान सरकार। उनको कहने दीजिए, उनको आप किस आधार पर बोलेंगे ना? आप किस आधार पर? हम बता रहे हैं ना, विधानसभा चुनाव हुआ था ना, उसके बाद लोकसभा चुनाव में कितना सीट पाए हैं, तो छोड़ दीजिए ये सब बात, छोड़ दीजिए, उनको बोलने दीजिए। आप कैसे आएंगे, क्यों आएंगे, आपको क्यों चुनेगी? हम अपने 15 साल के काम पे आएंगे, 15 साल के काम पे आएंगे। हम लोगों ने जो पीडीएस को ठीक किया, गरीबों का जो भूख खत्म किया, बाजार में खुद ही बिकना बंद हुआ, इसके नाम पर आएंगे। हम आएंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आएंगे, हम आएंगे प्रधानमंत्री आवास के स्कीम पे आएंगे, हम आएंगे अपने किसानों के नाम पर आएंगे, हम आएंगे फसल बीमा के नाम पे आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? 15 साल का शासन इनका इतना अच्छा रहता तो कांग्रेस की सरकार क्यों आती? अब बुरी तरह क्लीन चिट क्यों? और ऐसा क्लीन स्वीप क्यों होता? यह हर साल इनका इतना बड़ा कांड है, अखफोड़वा कांड, नान घोटाला, गर्भाशय कांड, बड़े कांड है। वो तो हम लोग मंच पे बताएंगे इनको। जटरोपा आदिवासियों का गायब। और हमने जो कार्य किया है उससे पूरी छत्तीसगढ़ की जनता हर्षित है, खुश है जी। इतने बड़े कांड करके दोबारा आप चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में आ जाएं? अगर कांड हुआ है तो सरकार में जांच क्यों नहीं कराते भैया? दोषियों को सजा क्यों नहीं देते हैं? किसने रोका है? सारा सिस्टम तो उनके पास है। क्यों जांच क्यों नहीं कराते? जांच करा रहे हैं, सारे दोषी जेल जाएंगे। और भूपेश है तो भरोसा है, क्योंकि हम मेडिकल में ग्रामीण जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए जो हमने किया है उस पर हमको भरोसा है और अगले से ज़्यादा सीट इस बार लेकर के आएंगे। भूपेश है तो भरोसा है। जवाब लेते हैं, फिर आखिरी पड़ाव पर रहेंगे। भूपेश है तो भरोसा है, आप नहीं आ पाएंगे, भरोसा कायम है? बिल्कुल आएंगे। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप धरातल पर जाके देखिए, कांग्रेस पूरी तरह से फेल है। हम लोग भी जाते हैं, कांग्रेस फेल है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन रही है। छत्तीसगढ़ में 2023 में भाजपा की सरकार बन रही है, ये बीजेपी का कहना है। और कांग्रेस का कहना है कि भूपेश है तो भरोसा है। 2018 से लेकर 2022 तक छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल है फेल, और 2023 में सरकार का निकल जाएगा तेल। जी, आखिरी जवाब लेते हैं, इसके बाद द एंड करेंगे। हाँ बताइए, क्या बोला उन्होंने कि भूपेश बघेल है तो फेल है, भूपेश बघेल फेल है, निकल जाएगा तेल। देखिए, वो तो कहावत कहानी विपक्ष के लोग हैं, कहेंगे ही। लेकिन आप किसी दृष्टिकोण से जाइए, चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण से जाइए, सामाजिक दृष्टिकोण से जाइए, भूपेश जी ने
जितने दमदारी से इन 4 सालों में काम किया है वो लाजवाब है। वो राष्ट्रीय स्तर के बहुत सर्वे में भी वो टॉप मुख्यमंत्री के रूप में आए। निश्चित तौर से इसका हमको फायदा होगा। चलिए ठीक है, ये तो जनता तय करेगी। ये तमाम विषयों पर बातें हो गई। अब छोड़ देते हैं जनता के ऊपर, क्योंकि उन्हीं के वोट से 23 में दोबारा सरकार बनेगी, चाहे कांग्रेस की बनेगी या फिर बीजेपी की बनेगी। इन मुद्दों पर ज़बरदस्त, चूंकि 4 साल कंप्लीट हुआ, 4 साल कंप्लीट होने पर गौरव दिवस वर्तमान सरकार मना रही है। विपक्ष के बहुत सारे आरोप हैं। इन सभी मुद्दों पर हमने ढेर सारी बातें की, बहस की, महाबहस। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। डीडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। दोबारा मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर, इसी तरीके से डिबेट होगा। बहरहाल दिलेश देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।